नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक पहले हमारे बिगनर सीरीज़ के प्लान में नहीं था, लेकिन हमारी टीम को रियलाइज़ हुआ कि अगर इन टॉपिक्स पे चर्चा नहीं की जाएगी तो ये बच्चों के साथ थोड़ा अन्याय होगा। इसलिए हम लोगों ने इस टॉपिक पर सेपरेटली एक वीडियो बनाया है। हालांकि इस वीडियो में जो चर्चा होगी काफ़ी बेसिक लेवल की होगी, इंट्रोडक्टरी लेवल की होगी। इससे बहुत डिटेल चर्चा एडवांस लेवल के वीडियो में होगी। हमने कोशिश ये होगी कि एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को टॉपिक एक्सप्लेन किया जाए। यदि आप लोग इस पूरे एक्सप्लेनेशन का अगर आप लोग 50% भी ग्रास्प कर पाते हैं, वैसे बच्चे जो मैथमेटिक्स में अभी भी कंफर्टेबल नहीं हुए हैं, अगर वो इस पूरे टॉपिक का 50% भी ग्रास्प कर लेते हैं तो भी ये हमारे लिए अचीवमेंट ही माना जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 4 चीज़ें लिखी हुई हैं: क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट, सैडल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन चारों को समझते हैं पहले होता क्या है, ये क्या लिखी हुई है। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक जब हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस जब पढ़ा था, ये उसी समय इसकी चर्चा हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों ने इनकी चर्चा किए बगैर ही आप लोगों को टॉपिक समझाने की, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की और आशा करते हैं कि उसमें हम लोग सफल भी रहे होंगे। लेकिन चूंकि अब हम लोगों को कॉन्स्टेंट एंड अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन पर चर्चा करनी है, तो हम ये समझते हैं कि अगर इनकी मोटी मोटी जानकारी पहले से आपको हो तो वो टॉपिक ज़्यादा आसानी से आपको हम समझा सकेंगे और आप भी समझ सकेंगे। आइए देखते हैं पहले क्या लिखा है। क्रिटिकल पॉइंट, पहले 4 पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या लिखे हैं। क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, सैडल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के बराबर है या फिर नॉट डिफाइंड है, वैसे स्थिति में जो पॉइंट्स मिलेगा, जिस भी पॉइंट पे 0 के बराबर होगा या नॉट डिफाइंड होगा, वो सारे पॉइंट्स हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कर्व कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, तो ये दोनों तो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। अब नॉट डिफाइंड वैसी स्थिति होती है जब मान लीजिए कर्व में कोई हम ये टेंजेंट है ना, ये सारी लाइंस तो टेंजेंट है। अगर कोई कर्व कुछ ऐसा है, अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचें तो वो एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस से वो 90 डिग्री का एंगल अगर बनाने लगे तो वैसी स्थिति में कर्व को हम क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हो गया, लेकिन ये पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब एक स्थिति आती है स्टेशनरी पॉइंट्स की। स्टेशनरी पॉइंट्स में क्या होता है कि यहाँ भी एफ डैश एक्स 0 होता है, लेकिन ये इसके साथ नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन जो है वो लागू नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि मान लीजिए जैसे कर्व जो है, ये y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का कर्व हम देख रहे हैं, ये कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कॉर्नर बन रहा है ना, कॉर्नर बन रहा है, यहाँ भी एफ डैश एक्स 0 हो जा रहा है, लेकिन चूंकि कॉर्नर बन रहा है तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ये हमारा कॉर्नर पर भी स्टेशनरी पॉइंट ये नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि दूसरी शर्त क्या है। ये तो नॉट डिफाइंड वाली शर्त नहीं होती है इसमें, यानी सिर्फ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए स्टेशनरी पॉइंट्स में। दूसरी शर्त क्या है कि कॉर्नर पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स भी नहीं होने चाहिए इसमें, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट्स में ये सारे स्टेशनरी पॉइंट्स हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स तो हैं ही, ये स्टेशनरी पॉइंट्स भी हो जाएंगे। और एफ डैश एक्स जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, ये तीसरी शर्त है इसकी, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेशनरी पॉइंट हुआ। अब स्टेशनरी पॉइंट में कई बार ऐसी भी स्थिति आती है, इसको रब कर देते हैं।
जैसे हम लोग अब एग्जाम्पल लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, इसका कर्व कुछ इस तरह से होगा। ये कुछ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब होता है। अच्छा हाँ, स्टेशनरी पॉइंट में एक और खासियत होती है कि 3 स्थितियां बन सकती हैं। पहली स्थिति क्या बनती है कि हमको लोकल मैक्सिमा मिल जाए, दूसरी स्थिति क्या बनती है, लोकल मिनिमा मिल जाए, और तीसरी स्थिति क्या बनती है, ना तो मैक्सिमा मिले ना ही मिनिमा मिले। तो इसको लिख देते हैं नो एक्सट्रीम पॉइंट्स, नो एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। ये 3 स्थितियां बन सकती हैं हमारी, या तो हमें लोकल मैक्सिमा मिल जाए, या लोकल मिनिमा मिल जाए, या फिर हमें ना मैक्सिमा मिले ना मिनिमा मिले। वैसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, नो एक्सट्रीमा या नो एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो ये जो नो एक्सट्रीम पॉइंट्स वाली जो स्थिति होती है, इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं सैडल पॉइंट। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब में देखिए, ये वाला पॉइंट है हमारा, यहाँ पे f डैश एक्स तो 0 हो रहा है, f डैश एक्स कितना होगा, f डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर ओरिजिन जो है, ओरिजिन पे तो हमारा f डैश एक्स 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना हमको मिनिमा मिल रहा है ना मैक्सिमा मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, नो एक्सट्रीम पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सैडल पॉइंट। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर सैडल पॉइंट जो होता है वो एक स्टेशनरी पॉइंट होता है, लेकिन हर स्टेशनरी पॉइंट सैडल पॉइंट नहीं होता है। अगर हम ऐसा कहें तो कोई गलती है, कोई गलती नहीं है। उसी तरह से हम कहें कि हर स्टेशनरी पॉइंट एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, लेकिन हर क्रिटिकल पॉइंट जो होता है स्टेशनरी पॉइंट नहीं होता है, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आती है हमारे पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मेरे ख्याल से सैडल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सैडल पॉइंट पे जो होता है ना एक्सट्रीमा होता है, कोई एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होता है, ना वो मिनिमा होता है ना मैक्सिमम होता है, कुछ भी नहीं होता है, नो एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। और ये सैडल पॉइंट्स का बहुत यूज़ होने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ होने वाला है हमारा, जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, इसमें से काफ़ी प्रयोग होने वाला है। अब आइए हम लोग देखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए ये जो ये पहले 3 थे, पहले 3 में एक चीज़ कॉमन थी। क्या कॉमन था, वो f डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, या f डैश एक्स पे ही हम लोग यहाँ पे चर्चा करते थे। लेकिन इस वाले को, चौथे वाले पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को f डैश एक्स से कोई मतलब ही नहीं है। ये डायरेक्ट मतलब रखता है किससे, f डबल डैश एक्स से। ये क्या कहता है कि अगर f डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, तब तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का चांस बनता है। यानी 2 कंडीशन हो गई कि f डबल डैश एक्स 0 होना चाहिए, और दूसरी बात है कि कॉनकेविटी में भी चेंज होनी चाहिए। ये एक नया शब्द मिला, कॉनकेविटी चेंज या चेंजेस। चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं, पहले हम इसे कॉन्सेप्ट को समझ ले, फिर कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी को समझेंगे। क्या कहता है कि f डबल डैश एक्स जो है वो तो 0 होना ही चाहिए, साथ ही साथ कॉनकेविटी भी बदलनी चाहिए। एक और स्थिति आती है कि जब, हाँ, इसको f डैश एक्स से कोई मतलब है भी नहीं, f डैश एक्स से कोई मतलब है भी नहीं, इसको इज इक्वल टू 0, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है, तो y डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको 0 के इक्वल रखा जाए, इसको 0 के इक्वल रखा जाए तो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/3। क्या ये पॉसिबल है कभी, किसी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव है, कभी संभव है, संभव ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे नो सैडल पॉइंट, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यानी सैडल पॉइंट हमको मिल ही नहीं रहा है, ना ये क्रिटिकल पॉइंट है, ना ये स्टेशनरी पॉइंट है,
सैडल पॉइंट भी नहीं है, लेकिन ये हमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? हम y डबल डैश निकाल दें, 2 3 6x। अब ये तो 0 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर हमको जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैसा पॉइंट हो सकता है जो ना, जहाँ पे जो ना तो क्रिटिकल पॉइंट हो, जो ना स्टेशनरी पॉइंट हो, जो ना सैडल पॉइंट हो, लेकिन वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। अब आइए अब चर्चा करते हैं कॉन्केविटी चेंजेस की। देखिए, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण होता है वो क्यूबिक फंक्शंस होते हैं। किस तरह से? अभी क्यूबिक फंक्शन, जहाँ पे हम लोगों ने सैडल पॉइंट देखा था, देखिए थोड़ा सा ओरिजिन से नहीं गुजर रहा है, इसको गुजारा जाए ओरिजिन से, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर जो फंक्शन जो है कॉन्केव है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो फंक्शन जो है हमारा जो है वो क्या है? कॉन्केव है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मालूम है ना, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा फंक्शन जो है, कर्व जो है, वो कॉन्केव है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कन्वेक्स है, या इसको नॉन कॉन्केव भी कह लीजिए। बहुत सारे राइटर्स कॉन्वेक्स शब्द के प्रयोग से बचते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कॉन्वेक्स शब्द के प्रयोग से बचते हैं, वो लोग नॉन कॉन्केव कहते हैं, ठीक है। हालांकि इंडियन राइटर्स में कॉन्वेक्स शब्द जो है वो काफ़ी वो लोग धूमधाम से यूज़ करते हैं, काफ़ी धड़ल्ले से यूज़ करते हैं। तो हमको जो अच्छा लगता है, आपको अगर कॉन्वेक्स अच्छा लगता है तो कॉन्वेक्स यूज़ कीजिए। कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं, अगर नॉन कॉन्केव कहते हैं तो ठीक है, नॉन कॉन्केव भी चलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा कर्व जो है वो कन्वेक्स है या नॉन कॉन्केव है। अब आइए इसको समझते हैं कि कन्वेक्स या नॉन कॉन्केव क्या है। बहुत बेसिक चीज़ है ये। आप देखिए, इस कर्व पर हम कोई टेंजेंट खींचे किसी पॉइंट पर, यार इस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचे, टेंजेंट कर्व के नीचे हो तो वो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? कनकेव हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो टेंजेंट है वो कर्व के ऊपर है, सॉरी कर्व जो है वो टेंजेंट के ऊपर है, यहाँ टेंजेंट कर्व के ऊपर है, यहाँ कर्व टेंजेंट के ऊपर है, तो उसको कन्वेक्स या नॉन कॉन्केव फंक्शन कहा जाता है। क्लियर है? यानी आप देखिए, जीरो के इधर फंक्शन का क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शन कॉन्केव है। जीरो के इधर फंक्शन नॉन कॉन्केव है या कन्वेक्स है, यानी देयर इज अ चेंज इन कॉन्केविटी। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये संयोग मात्र है कि ये हमारा सैडल पॉइंट भी है और ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है। लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बराबर हो। एक पिछले हम लोगों ने फंक्शन में देखा है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स में, इसमें हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो मिलता था लेकिन सैडल पॉइंट नहीं मिलता था। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। परीक्षा में फंसाने के लिए इस कॉन्सेप्ट पे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब इस चर्चा को ही समाप्त किया जाए। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चर्चा की है। इस पे कम से कम 20-25 मिनट का वीडियो चाहिए जो सारे पॉइंट्स पे काफ़ी डिटेल चर्चा करे। उतनी लंबी हम लोगों ने चर्चा नहीं की है। 20-25 मिनट भी कम पड़ेंगे, कायदे से अगर चर्चा की जाए तो वो भी कम पड़ेंगे इस पर। खैर, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ आप लोगों को दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें 50% तो नहीं 100% समझ में आई होंगी। अगर ऐसा लगता है कि वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा तो गुजारिश है कि आप लोग दोबारा भी देखें, तिबारा भी देखें, लेकिन चीज़ें समझें ज़रूर, क्योंकि इसके बगैर हमारे को जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, और ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।